हेलो एवरीवन, आज डेट है 16 जून 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि हेमिस मोनेस्ट्री को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कलेसर नेशनल पार्क को लेकर के। तो कलेसर नेशनल पार्क जो है वो हरियाणा स्टेट में लोकेटेड है और यहाँ पर कुछ टाइम पहले यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने टाइगर के पग मार्क्स को देखने के लिए कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किए थे, जिसकी वजह से न्यूज़ में बना हुआ था। देखो, जो मेन नेशनल पार्क हैं जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो आसाम स्टेट में लोकेटेड है। तो जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये जो मेन नेशनल पार्क हैं जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा पुराने टाइम से नेशनल पार्क हैं, तो उनके बारे में जनरली सबको पता होता है। लेकिन बहुत सारे नेशनल पार्क जैसे कलेसर नेशनल पार्क है, ओके, इसी तरीके से अदर स्टेट में बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क है, तो उनकी लोकेशन जो है वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लोकेटेड है और स्पेसिफिक अगर वो नेशनल पार्क न्यूज़ में बना हुआ है तो ओके। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर आपको ऑप्शन ए, कॉलम ए में जो है वो आपको दे देंगे नेशनल पार्क के नेम और कॉलम बी में आपको दे देंगे स्टेट के नेम और फिर मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम बात कर लेते हैं डिकोडिंग ऑफ न्यूज़पेपर इनिशिएटिव के बारे में। एस्पायरेंट्स, आप चाहे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई ऐसा एग्जाम जिसमें करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपके लिए इनिशिएटिव जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इस इनिशिएटिव के इंपॉर्टेंट फीचर्स को अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और भी अदर इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स एंड मैगजीन्स जहाँ पर लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम उस इमेज को आपके साथ में शेयर करते हैं। फिर उस न्यूज़ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टर्म्स न्यूज़ में है और कौन कौन से टर्म्स जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसका एक्सप्लेनेशन जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ में आप ये देखिए, मान लो कोई मैपिंग वाला एरिया न्यूज़ में है तो उसका मैप जो है वो भी उसके साथ में ही आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि जब भी आप कोई न्यूज़ को रीड करोगे या करंट अफेयर्स को रीड कर रहे हो तो उसका लिंकेज जो है वो किस न्यूज़ के साथ में था, ये लिंकेज होने पर इजीली जो है वो करंट अफेयर्स आपको याद हो पाते हैं। इसको ज्वाइन करने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। 89 रुपीज़ पर मंथ जो है वो इस कोर्सेज के चार्जेस हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग, ऐसे इनकी प्रैक्टिस करना चाहता है, एथिक्स की प्रैक्टिस करना चाहता है, अपने आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस करना चाहता है, तो इसके लिए भी हमने मॉड्यूल जो है वो लॉन्च किया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इसके बारे में देख सकते हो, ओके। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू की फ्रंट पेज पर और यहाँ पर आर्टिकल रिलेटेड है साइक्लोन बिपरजॉय को लेकर के। आप सभी को पता है बिपरजॉय जो नेम है वो दिया है बांग्लादेश ने, ओके। और बंगाली लैंग्वेज में अगर हम डिस्कस करें तो इसका एक तरीके से कैलेमिटी जो है वो इसका नेम का मीनिंग होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अरेबियन सी जो है वहाँ पर ये साइक्लोन जनरेट हुआ है। हमारे इंडिया का वेस्टर्न पार्ट मींस गुजरात जो है वो इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को वहाँ पर मिलेगा। देखो, अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में, यहाँ पर अगर हम देखें ये इंडिया है, यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल और ये है अरेबियन सी। अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो साइक्लोन का जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर ज़्यादा बढ़ रहा है सी लेवल का। तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा वहाँ पर प्रेशर जो है वो लो, और बाहर से टेम्परेचर जहाँ पर कम वहाँ से जो है वो विंड इनकी तरफ आएंगे और साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अरेबियन सी में साइक्लोन के फॉर्मेशन होते ही नहीं है, यहाँ पर भी साइक्लोन के फॉर्मेशन होते हैं। अभी स्टार्टिंग में हमने देखा कि साइक्लोन का नेम जो है वो बांग्लादेश ने दिया है, तो ये बात हमने कल भी डिस्कस की थी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने पूरे वर्ल्ड में अलग अलग एरिया को डिवाइड कर रहा है
कि ट्रॉपिकल एरियाज में जो भी साइक्लोन जनरेट होते हैं उस एरिया में जो भी कंट्रीज लोकेटेड हैं वो मिल बांट करके इसके नेम जो है वो टाइम टू टाइम डिसाइड करेंगे। तो हमारे यहाँ पर इंडिया के आसपास वाले रीजन में, मतलब इंडियन ओशन के जो आर्म है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, इसमें नेम डिसाइड करने के लिए 13 कंट्रीज हैं। और ये 13 कंट्रीज जो यहाँ पर अपने बॉर्डर एरिया जो शेयर करते हैं, जिसमें कुछ कंट्री जो हैं वो वेस्ट एशिया के भी हैं। ओके, ओमान हो गया, यमन हो गया, ईरान हो गया, और साथ ही साथ में अगर हम बात करें यूएई हो गया, कतर हो गया, ये इसके जो है मेंबर हैं। कल हमने डिस्कस किया था, कल के वीडियो में आप जाकर के उसके बारे में बेसिक फैक्ट, स्टार्टिंग में ही हमने सारे बेसिक पॉइंट जो हैं वो डिस्कस किए थे। तो इसी को लेकर के यहाँ पर नेम डिसाइड करने के लिए जो है वो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया गया। और जब भी यहाँ पर साइक्लोनिक एक्टिविटी होती है तो ये कंट्री जो हैं उसके नेम सजेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि साइक्लोन आएगा तब नेम सजेस्ट करते हैं, पहले से जो 13 कंट्रीज जो यहाँ पर नेम सजेस्ट करते हैं वो अपने टाइम टू टाइम अपने नेम जो है वो देते रहते हैं। फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर उनको कंट्रीज के साथ में सेट किया जाता है, और फिर अल्टरनेट, मान लो इस बार जो है इस कंट्री के नेम को चूज किया गया, उसके बाद में जो नेक्स्ट कंट्री है उसका नेम जो है उसमें चूज किया जाएगा। इस तरीके से प्रोसीजर जो है वो देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल अगर हम डिस्कस करें तो वो है साउथ पेज पर। और यहाँ पर देखो समाजवादी पार्टी के जो हेड हैं अखिलेश यादव, उनको एक तरीके से इनविटेशन मिला है कि 24 जून को मध्य प्रदेश में ट्राइबल आइकॉन जो हैं उनका जो मार्टरडम है उसको सेलिब्रेट करने के लिए गोंड कम्युनिटी जो है वो एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कर रही है। मतलब अगर हम यहाँ पर बात करें तो रानी दुर्गावती जो है, जो गोंड कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, उनका जो मार्टरडम है 24 जून को, उसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा और उसमें अटेंड करने के लिए बुलाया गया है अखिलेश यादव को। तो उन्होंने बोला है कि लखनऊ में गोमती सागर, आप सभी को पता है गोमती रिवर के किनारे लखनऊ जो है वो बसा हुआ है, तो वहाँ पर उन्होंने एश्योर किया है कि रानी दुर्गावती का स्टेच्यू जो है वो बनाया जाएगा। यहाँ पर कुछ बेसिक बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, रानी दुर्गावती जो है वो चंदेल डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। फिर उनकी गोंड जो डायनेस्टी है उसमें उनकी शादी होती है। उनके हस्बैंड की डेथ होने के बाद में उन्होंने अपना जो राज्य था, जो अपना स्टेट था, उसको अच्छे से संभाला। इसकी वजह से वो ट्राइबल आइकॉन के रूप में उनको जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसके बारे में कि ये गोंड कम्युनिटी जो है वो कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है, तो हमारे इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में जो भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनमें से जो लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप हैं उनमें से एक है गोंड कम्युनिटी। हमारे इंडिया में अगर हम बात करें तो मोस्टली ये जो है गोंड कम्युनिटी वो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में देखने को मिलती है। ओके, ये जो गोंड कम्युनिटी है इनका स्टेपल फूड जो है वो 2 मिलेट्स होते हैं, कोडो एंड कुटकी, और शेड्यूल ट्राइब को के रूप में भी इनको डेजिग्नेशन मिला हुआ है। ये गोंडी जो लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं, और ये अनरिटन लैंग्वेज है द्रविडियन फैमिली की। तो ये कुछ बेसिक बातें जो हैं वो आपको पता होना चाहिए गोंड कम्युनिटी को लेकर के। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि गोमती रिवर के किनारे, ओके, तो आपको गोमती रिवर जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। देखो, यहाँ से गोमती रिवर जो है उसका ओरिजिन होता है, और ये जो है वो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और गोमती रिवर पर जो है वो लखनऊ सिटी जो है बसा हुआ है, जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। ओके, तो ये कुछ बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। गोमती रिवर जो है उसका इंडिया में ही उत्तर प्रदेश से ओरिजिन होता है, और फिर उत्तर प्रदेश में ही मर्ज हो जाती है वो गंगा रिवर में आकर के। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, एक रामगंगा रिवर है जो उत्तराखंड से जिसका ओरिजिन हो रहा है, उसके बाद में फ्लो करती हुई उत्तर प्रदेश में आकर के मर्ज हो रही है किसमें, गंगा रिवर में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो अभी हमने देखा कि यूनेस्को से 2017 में जो है 2018 में जो यूएस जो है वो बाहर हो गया था। और अभी हमने देखा, न्यूज़ डिस्कस की 3-4 डेज अर्लियर कि यूनेस्को में दोबारा से शामिल होगा कौन, यूएस। और बेसिक रीजन क्या है कि जब से यूएस बाहर हुआ है तब से चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो यूनेस्को की एक्टिविटीज़ के ऊपर ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पर यूएस जो है दोबारा से रिजॉइन करने की बात कर रहा है। यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं कि अगर हम बात करें, मिस्टर ट्रंप जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने WHO को फंडिंग देने से मना कर दिया था जब कोविड का टाइम आया।
उसके अलावा पेरिस एग्रीमेंट से उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो शो करती हैं कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग यूएस जो है उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया। लेकिन इस आर्टिकल में देखो क्लियरली बोला गया है कि यूनेस्को को कोई भी कंट्री बाहर जा रही है, कोई भी कंट्री अंदर आ रही है, तो उसको लेकर के क्या बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए वो डिसाइड किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब जिसका मन किया उसने छोड़ दिया, जब जिसका मन किया उसने ज्वाइन कर लिया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के है। राइटर ने बताया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए हमारे फ्रेंड के रूप में है या हमारे फोई के रूप में है, मतलब हमारा दोस्त बनेगी, हमारा दुश्मन बनेगी। देखो, आपने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, तो उन टेक्नोलॉजी का स्टार्टिंग में उन मूवीज़ में दिखाया जाता है कि टेक्नोलॉजी के बेनिफिट के रूप में जो है वो सारी टेक्नोलॉजी ईजाद की जाती है। जैसे आपने रोबोट मूवी देखी होगी। ओके, लेकिन टाइम के साथ में फिर क्या होता है, उस टेक्नोलॉजी का मिसयूज जो है वो किया जाने लगता है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज ही अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं। तो राइटर ने बताया है कि अगर टेक्नोलॉजी को रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर हमने अच्छे से कवर नहीं किया तो ये जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो उन्होंने बात की है बेनिफिट की। देखो, टेक्नोलॉजी जो है वो ह्यूमन के एक असिस्टेंट के रूप में काम करेगी, ह्यूमन को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर हम बात करें, लास्ट ईयर चैट जीपीटी जो है उसको इंस्टॉल किया गया और उसने काफ़ी हेल्प की है एक तरीके से कन्वर्सेशन के थ्रू जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देने में। ओके, तो यहाँ पर प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन देने में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें कि नुकसान क्या देखने को मिलेंगे, तो देखो, आपने मूवीज़ में देखा होगा कि टेक्नोलॉजी जो है वो फिर अपने आप पर, अपने लेवल पर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि ह्यूमन जो है वो एज ए स्लेव काम करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। दूसरा, बहुत सारे ऐसे मेलिशियस ह्यूमन होते हैं जो पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिच जो वेपन्स हैं वो बनाए जा सकते हैं और उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वॉर, काफ़ी ज़्यादा इशू, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल सकती है। राइटर ने लास्ट में इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात की है कि हमने प्रॉफिट भी देख लिया, हमने नेगेटिव भी देख लिए। इंडिया में अगर हम बात करें तो अवेयरनेस और डिबेट ये जो हैं इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करना चाहिए। इंडिया में इनकी है एब्सेंस, ना तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के लोगों में अवेयरनेस है और ना ही इसको लेकर के डिबेट है। जो भी हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम अडोप्ट किया है इंडिया में, वो मैक्सिमम हमारे वेस्टर्न कंट्रीज से हम लेकर के आए, क्योंकि हमारे इंडिया में इसका भी इन्वेंशन जो है वो काफ़ी कम है। तो हमें फोकस करना चाहिए, इसका सिस्टमेटिक इवेल्यूएशन होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो इंडिया के स्ट्रिक्ट होने चाहिए। इन सब के बेसिस पर हम काम करेंगे, तभी जा करके जो रिजल्ट है या फिर जो इशू है उसका सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ओके, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारे लिए एक बेटर टूल बन सकती है, उसके लिए हम काम कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, सॉरी, एडिटोरियल पेज पर ये एक आर्टिकल है। यहाँ पर आप इमेज देखिए। पहले तो ये आर्टिकल है इंडियन रेलवेज में अभी उड़ीसा में जो बालासोर में इशू हुआ, तो उसके बारे में यहाँ पर जो क्वेश्चन किया गया है टू राइटर्स से, कि उन्होंने अपने अपने सजेशन दिए हैं। देखो, इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे कि हम ट्रेन की स्पीड बढ़ाने पे बात कर रहे हैं, हम बुलेट ट्रेन लेकर के आ रहे हैं जापान से, तो अगर हम बात करें तो जापान से हमें चीज़ें जो हैं वो सीखनी चाहिए। यहाँ पर क्या इशू देखने को मिला बालासोर में कि एक ट्रेन जो है उसको पता ही नहीं चला और वो जो है वो उस एक तरीके से उस स्टेशन पे एंटर कर गई जहाँ पहले से कोई ट्रेन जो है वो खड़ी हुई है। ओके, तो यहाँ पर जापान से हमें लर्निंग जो है वो लेनी चाहिए कि जापान में क्या होता है कि टेक्नोलॉजी को इतना अच्छा उन्होंने इंस्टॉल कर रखा है कि अगर किसी ट्रैक पर पहले से कोई ट्रेन है और दूसरी ट्रेन अगर उस ट्रैक पर आ जाती है तो वाइब्रेशन, सेंसेशन, अलार्मिंग, ये सब कुछ जो है वो वहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, लास्ट 2005 में जापान में कोई ट्रेन जो है वो डीरेलमेंट हुई थी और उसमें भी ऐसा क्लैश जो है वो नहीं देखने को मिला था। तो ये एक चीज़ें हैं जो हमें शो करती हैं कि टेक्नोलॉजी, अगर आप स्पीड बनाने की बात कर रहे हो, टेक्नोलॉजी जो है और हमारा जो स्टाफ है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड होना चाहिए। इन सब के ऊपर जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा फोकस करना होगा। साथ ही साथ में अगर हम बात
बात करें तो हमारी जो रेलवेज़ है वो काफ़ी ज़्यादा ओवरबर्डन है। अभी भी हमें और ज़्यादा ट्रैक इंस्टॉल करने होंगे हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जितने लोग डेली बेसिस पर ट्रैवल करते हैं, और साथ ही साथ में और ज़्यादा हाई स्पीड ट्रेन ये सब कुछ हम ला सकते हैं। लेकिन उसके साथ में जो मेजर क्राइटेरिया क्या है कि टेक्नोलॉजी का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, और जो हमारा स्टाफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो है पोकाली। ये राइस जो है इनको सी वाटर जो है उसमें उगाया जाता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि पोकाली द राइस ऑफ द फ्यूचर। तो यहाँ पर बताया गया है इस न्यूज़ को अगर हम ब्रॉड करें तो ये जो पोकाली जो राइस है वो एक सैलाइन टोलरेंट वैरायटी ऑफ राइस है। इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा रिसर्च चल रहा है कि सी वाटर में जो है वो कैसे ये जनरेट हो जाता है। तो काफ़ी यूनिक है, तो इसको जीआई टैग मिला हुआ है। और साथ ही साथ में इस पर रिसर्च करने के लिए इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो काम कर रहा है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? फिलीपींस में है, जिसके बारे में कल भी हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पर 24 एक्टिव वोल्केनो है, जिसमें से एक मायोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट टाइम में न्यूज़ में है। ओके, तो यहाँ पर इस पर स्टडी की जा रही है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। और अब देखो हमने यहाँ पर एक यूनिक मतलब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस किया, तो कुछ बेसिक बातें हम और डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ये देखिए कि FAO जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो ये क्या करता है, इन्होंने क्या किया कि कुछ हमारे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है वो फॉलो की जाती हैं जो काफ़ी एंशियंट टाइम से फॉलो की जा रही है। तो इसी तरीके की कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है उनको हमारे इंडिया से भी लिया गया है, उनको GIAHS इस सिस्टम में जो है वो इंक्लूड किया गया है। ये क्या है GIAHS? ये है ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, मतलब एग्रीकल्चर के जो हेरिटेज सिस्टम है उसको इसमें इंक्लूड किया गया। तो हमारे इंडिया के 3 ट्रेडिशन जो है इसमें फोकस की जाती है, मतलब एंशियंट टाइम से अभी भी जहाँ पर एग्रीकल्चर जो है उसी तरीके से की जाती है। तो एक तो है कश्मीर में जो पंपोर सैफ्रॉन हेरिटेज है। दूसरा अगर हम बात करें तो उड़ीसा में जो कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, और तीसरा है केरला में जो कुट्टानाड बिलो सी लेवल फार्मिंग है। बिलो सी लेवल फार्मिंग जो कुट्टानाड में देखने को मिलती है उनको जो है वो यहाँ पर शामिल किया गया है। तीनों नेम जो है वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए, और ये चीज़ें जो हैं वो आपके साथ में टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएंगी। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है तो यहाँ पर NIRF रैंकिंग को लेकर के बात की गई है। अभी NIRF की रैंकिंग आई 2016 में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसके लिए काम किया था कि हमारी जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग लाई जाए, ताकि जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टाइम के साथ में अपने आप में इम्प्रूवमेंट करें। NIRF जो है वो 5 इंडिकेटर के ऊपर काम करता है, जिसमें से एक है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन। इनके ऊपर जो है वो NIRF काम करता है। लेकिन इस आर्टिकल में बताया गया है कि NIRF की जो रैंकिंग है इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है वो अपने लेवल पर अपनी चीज़ें जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसको लेकर के क्या होना चाहिए कि टाइम टू टाइम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका इंस्पेक्शन हो, उनका एग्जामिन हो कि NIRF के जो डाटा उन्होंने प्रेजेंट किए हैं उनके अकॉर्डिंग वो काम भी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है न्यूज़ पेज पर। तो यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, इंडिया और पाकिस्तान के जो एनवॉय हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया तालिबान के साथ में डिस्कशन में। तो यहाँ पर मेन पॉइंट्स जो है उसके ऊपर डिस्कस किया गया कि विमेन की जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हुई है। 2021 में तालिबान ने पावर अपने अंडर ले ली थी। यहाँ पर जो US की जो आर्मी बनी हुई थी उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया, तालिबान ने पावर अपने अंडर कैप्चर की, और 1996 से 2001 के बीच में तालिबान की जो पावर थी अफगानिस्तान में उसी तरीके का रूल्स एंड रेगुलेशन फिर से देखने को मिल रहा है। हालांकि तालिबान ने
इस चीज़ को लेकर के अश्योर किया था कि वीमन, चिल्ड्रन, उनके जो भी राइट्स हैं उनको सिक्योर करने का काम करेंगे, लेकिन अभी भी वहाँ पर सेम प्रॉब्लम, जैसे कि गर्ल्स को एजुकेशन से बाहर कर दिया गया है और उनका आउटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बंद कर दी गई है। जॉब के लिए भी उनको काफ़ी ज़्यादा रोका जाता है, बाहर निकल रही हैं तो उनकी फैमिली का कोई मैन मेंबर जो है उनके साथ में होना चाहिए, जिसके बेसिस पर वो बाहर निकल सकती हैं। तो ये काफ़ी रूल्स जो हैं वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड रूल्स हैं। तो इनको लेकर के जो नॉर्वे जो कंट्री है वो टाइम टू टाइम डिस्कस कर रहा है और इसमें टाइम टू टाइम अलग अलग कंट्री जो हैं वो शामिल होते हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान जो है उन्होंने इसमें शामिल हुए। हालांकि जो अफगानिस्तान ग्रुप जो है, अफगानिस्तान की जो पॉपुलेशन है, उन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया है। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है तो बात कर लेते हैं बिम्स्टेक को लेकर के। तो ये बोला गया है कि इस साल के लास्ट तक बिम्स्टेक की मीटिंग होगी और जिसमें बैंकॉक विजन 2030 जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें कि देखो ये जो है मतलब बिम्स्टेक जो है इसमें क्या होता है कि इसमें फोकस किया जा रहा है कि साउथ एशियन जो रीजन है उसके डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाए और साथ ही साथ में जो कंट्रीज़ हैं उनमें कोऑपरेशन जो है वो अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर बनाया गया है। तो बिम्स्टेक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ बेसिक बातें बिम्स्टेक को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। देखो, ये है बिम्स्टेक के कंट्री मेंबर कंट्रीज, जिसमें है थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया एंड श्रीलंका। 7 कंट्रीज मेंबर हैं। 5 जो हैं वो आते हैं साउथ एशिया से, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और 2 आते हैं साउथ ईस्ट एशिया से। तो क्वेश्चन में इस तरीके से आपको मैनिपुलेट कर देंगे कि बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन में सारे कंट्रीज जो हैं वो आते हैं साउथ एशिया से। तो ऐसा नहीं है, 2 कंट्री जो हैं वो साउथ ईस्ट एशिया से आते हैं। तो स्टार्टिंग कैसे हुआ बिम्स्टेक का? तो 1997 में यहाँ पर थाईलैंड, बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका जो है उन्होंने बनाया इस ऑर्गेनाइजेशन को और नाम रखा बिस्ट ईसी। ओके, फिर उसी साल 1997 में ही म्यांमार ने इसको ज्वाइन कर लिया और नाम हो गया इस ऑर्गेनाइजेशन का बिम्स्ट ईसी। ओके, और फिर 2004 में नेपाल एंड भूटान ने इसको ज्वाइन कर लिया। मतलब वो कंट्री जो बे ऑफ बंगाल के साथ में अपने बॉर्डर एरियाज बनाते हैं वो बिम्स्टेक के क्या है मेंबर कंट्रीज हैं। लेकिन नेपाल और भूटान जो हैं वो अपने ट्रेड के लिए काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है बे ऑफ बंगाल को लेकर के, इसलिए वो भी जो है वो इसके मेंबर हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि सभी जो कंट्रीज बिम्स्टेक के जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं वो सभी अपनी बॉर्डर या अपना लिटरल एरिया जो है वो शेयर करते हैं बे ऑफ बंगाल के साथ में। तो ऐसा नहीं है। नेपाल और भूटान जो है वो 2 इसमें लैंड लॉक कंट्री है। इस तरीके से आपको मैप के थ्रू रिव्यू करके स्टडी करना चाहिए जब भी आप कोई पॉइंट स्टडी करो। ओके, तो बिम्स्टेक जो है वो 2004 में, मतलब ये वर्ड जो है वो आया 2004 में, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात है AIIB को लेकर के। सॉरी, अभी नेक्स्ट पेज पर है वो आर्टिकल। यहाँ पर लद्दाख को लेकर के आर्टिकल है। हमारी जो होम मिनिस्ट्री है वो जल्दी यहाँ के लीडर्स जो हैं उनसे मुलाकात करेगी। देखो, इश्यू क्या है कि जब 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस रिमूव कर लिया गया तो उसके बाद में क्या देखने को मिला कि यहाँ पर जो लोगों का मतलब जब ओपन कर दिया गया, स्पेशल स्टेटस को रिमूव कर दिया गया, तो बाहर से बहुत सारे लोग यहाँ पर आने लगे। तो इसको लेकर के लद्दाख ने बोला है कि हमें सिर्फ यूटी का ही डेजिग्नेशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए शेड्यूल 6 के अंडर जो है, जिसमें शेड्यूल 6 में जो है वो क्या दिया जाता है, ऑटोनोमस यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो है वो डेवलप किया जाता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिसमें यहाँ के जो लोग हैं उनको उसमें मैक्सिमम उनके पास में पावर होती है, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर उनके पास में होती है। तो लद्दाख जो है वो लद्दाख के लोग जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो लैंड एरिया है उसको लेकर के जो ऑटोनोमी है वो हमारे पास में होनी चाहिए, बाहर के लोग डिसाइड ना करें, इसलिए हमें 6 शेड्यूल में डालो। लेकिन होम मिनिस्ट्री का ये बोलना है कि 6 शेड्यूल जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो 4 स्टेट हैं, अमे तमी के नाम से आप उसको ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हो। देखो, 4 स्टेट 6 शेड्यूल में कौन कौन से आते हैं, अमे तमी। ओके, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, इस तरीके से आप याद कर सकते हो और आपकी भी कोई ट्रिक है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो होम मिनिस्ट्री का ये बोलना है कि 6 शेड्यूल में वही नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आते हैं और अदर एरिया में, मतलब इंडिया के अदर एरिया में जो शेड्यूल एरिया है या ट्राइबल एरिया है उनको इंक्लूड करने के लिए शेड्यूल 5 है। तो शेड्यूल 5 में आपको इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें शेड्यूल 6 में, क्योंकि शेड्यूल 6 में जो है वो ऑटोनोमी ज़्यादा देखने को मिलती है। ओके, तो यहाँ पर हमने बात कर ली इसको लेकर के। और
एक आर्टिकल है किसको लेकर के, AIIB, जो हमारा 2016 में एक बैंक बनाया गया था, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, AIIB, और उसको लेकर के कि उसमें ये उसके जो फॉर्मर एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं कि AIIB जो बैंक है उसमें मैक्सिमम जो मनी है वो खर्च किया जा रहा है उन कंट्रीज़ के ऊपर जहां पर चाइना का रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। ओके, चाइना के ऊपर मतलब एलिगेशन लगाए हैं कि इस बैंक का वो अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ कर रहा है। तो आप कॉमेंट बॉक्स में बता दोगे कि AIIB जो बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।